Ionic equilibrium. See, it is a type of a chemical equilibrium. Now the question is why we are studying ionic equilibrium in a different chapter. जबकि हम देखेंगे एनसीईआरटी में सेम चैप्टर में ही है, बट इन आवर सिलेबस वी यूज्ड टू स्टडी एज अ सेपरेट चैप्टर, क्योंकि अपने आप में ही काफी डिटेल में है, वास्ट है, तो बजाय उसको केमिकल इक्विलिब्रियम में ही मर्ज करके हम इसे अलग से पूरा पढ़ते हैं. या mainly in ionic equilibrium we are going to deal with the equilibrium which includes ions, weak electrolyte, जो डिसोसिएट तो होते हैं बट 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, they can exist in equilibrium. Let's say we have a weak acid HCN, so if we have HCN in aqueous solution, this HCN can exist in equilibrium with its ions. So such kind of equilibrium in which ions are involved, clear, जहां पे mainly ions involved है उसे हम ionic equilibrium की कैटेगरी में रखेंगे. Even water can exist in equilibrium with its ions, ये खुद अपने ions के साथ equilibrium में exist कर सकता है. So जहां पे भी ions आ गए equilibrium में, ionic equilibrium का part आ जाएगा. Clear? Chemical equilibrium was quite easy chapter relative to ionic equilibrium. इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस और एक्चुअली इंफॉर्मेशन बहुत सारी, तो कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसका क्या उसका क्या. तो जब तुम लेक्चर अटेंड करोगे, अगेन जितना फोकस्ड रहोगे उतना बेटर तुम्हें चैप्टर समझ में आएगा. क्लियर? तो जैसा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में मैंने बोला था, वैसा आयोनिक के बारे में 3 चैप्टर है जिसमें तुम्हें एक्स्ट्रा फोकस की रिक्वायरमेंट है. थर्मोडायनेमिक्स, आयोनिक एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में ये 3 चैप्टर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है. इसका मतलब फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है. बचे हुए चैप्टर ऐसा नहीं कि उन्हें छोड़ सकते हैं, बट वो जनरली हो जाते हैं, थोड़ा भी एफर्ट डालते तो हो जाते हैं, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा. फोकस रहना, टाइमली होमवर्क करते रहना. या आज 15 है, हमारा टारगेट है इसे 30 तक कंप्लीट करें. उसके लिए मुझे डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी. मैं संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लूंगा फिर उसके लिए. सर एग्जाम ओके, मैं इस संडे नहीं, मतलब जो भी संडेज हैं. फिर कब एग्जाम? इस संडे को एग्जाम है. पीआरएमओ. अच्छा, क्या तुम्हारा टेस्ट भी है संडे को? नो सर. ठीक है. हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से. इलेक्ट्रोलाइट का जो सबसे पहला डेफिनेशन था, क्लियर, जो सबसे एंशिएंट डेफिनेशन था, वो ये था विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म. ये वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म में. Substance which can conduct electricity in molten or solution form. क्लियर? उसके बाद इसका एक और डेफिनेशन आया, वन मोर डेफिनेशन, which can dissociates into two opposite which can dissociate into two oppositely charged ion. One is cation, positive charge, another is anion. Clear? इसका मॉडर्न डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन है, ऐसा बोल सकते हैं.
Anyone can explain what is a strong electrolyte? We have two types of electrolyte, strong electrolyte and weak electrolyte. क्या लगता है अजिंक्य क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? जो भी लग रहा है बताओ, डेफिनेटली कुछ करेक्शन होगा, मैं कर दूंगा फिर। अजिंक्य, अजिंक्य कैन यू हियर मी? अजिंक्य, सूर्यवंशी नहीं है, अमोघ? Amog, can you hear me? If you can hear me, please unmute yourself. सर जिससे ज्यादा एनर्जी लगती होगी डिसोसिएट करने की। स्ट्रॉन्ग में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि HCN एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या लगता है क्या मतलब हुआ इनका? Complete and partial dissociation. Good conductors. Good conductors तो दोनों में, which can dissociates completely in solution. जो सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो सके उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। सेकंड वन, उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो ऑलमोस्ट 1 होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट which cannot dissociates completely into ions in solution। जो सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट्स नहीं हो सकते उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा डेफिनेटली लेस देन 1 होगा। क्लियर? जैसे हमने लिया एग्जांपल HCN। HCN कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद H+ एंड Cn-। इसका तुमने लेट से इनिशियल कंसंट्रेशन लिया है C में से C अल्फा डिसोसिएट हुआ, C अल्फा बन गया। ऐसा हमने देखा है ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, A1 - अल्फा विल गिव A अल्फा एंड A अल्फा। तो यहाँ पर C कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में डील कर रहे हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वी कैन डील इन दैट आल्सो। So initial concentration C था, C1 - alpha is the remaining, C alpha and C alpha 1:1:1. Is that okay? Yes, sir. Factors affecting degree of dissociation और degree of ionization। अल्फा को डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कहा जाता है। किस परसेंटेज से आयंस बन रहे हैं, किस परसेंटेज से वो डिसोसिएट हो रहा है, बोथ आर सेम थिंग। जितने ज्यादा डिसोसिएट होगा HCN उतने ज्यादा आयंस बनेंगे।
डेफिनेटली फर्स्ट फैक्टर विच कैन अफेक्ट द अल्फा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका खुद का अपना नेचर कि वो कैसा है। क्लियर? तो strong electrolyte alpha is almost 1. They are good conductor of electricity. They are less conducting in nature. Conducting तो ये भी होंगे but less conducting होंगे। Yeah? Alpha almost 1. Alpha is less than 1. Good conductors, less conducting power. सेकंड आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखो अब सॉल्वेंट के नेचर की यदि हम बात करें, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? क्या वो हर सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? नो, it may be possible HCl can be strong electrolyte in water, but it is not strong electrolyte in benzene, some other organic solvent. तो सॉल्वेंट यदि चेंज करेंगे, सेम इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो सकता है वाटर में ज्यादा हो सकता है बेंजीन में कम हो, अल्कोहल में कम हो। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट कि सॉल्वेंट वहां पर कौन सा यूज कर रहे हैं हम। क्लियर? अब सॉल्वेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं फर्स्ट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये अगेन काफी डिटेल में फिजिक्स में आएगा 12th में। अभी के लिए तुम्हें ध्यान रखना है, greater the dielectric constant, greater will be degree of dissociation. सिर्फ इतना अभी के लिए ध्यान रखना है, greater the value of it, larger the degree of dissociation. तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, क्लियर? जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा वो बेसिकली डिसोसिएट कर पाएगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को। देन द सेकंड सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। यदि वाटर है तो हम हाइड्रेशन बोलते हैं, अदरवाइज दूसरा सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन। देखो एक बार जब वो आयंस बन गए हैं, क्लियर, H+Cl- के, अब वो H+Cl- के आयंस को सॉल्वेंट से कितना ज्यादा इंटरेक्शन है, greater the interaction of ions with the solvent particle, greater will be efficiency of dissociation. तो जितना ज्यादा हाइड्रेशन या सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। और ये भी किसका नेचर होगा? सॉल्वेंट का। ग्रेटर द सॉल्वेशन, सॉल्वेशन मतलब इंटरेक्शन ऑफ आयंस विथ सॉल्वेंट पार्टिकल, ग्रेटर द सॉल्वेशन ऑफ आयंस, more will be degree of dissociation. अथर्व अनम्यूट करो। यस सर। तुझे अल्फा नहीं पता क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या किया है फिर? हाँ सर। क्या है अल्फा बता? अल्फा में ही तो डील किया है ना हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन को अल्फा बोलते हैं। अल्फा इज मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। याद आया? यस सर। वहां पे लिखते ना A1 minus alpha can give A alpha, 2 alpha, whatever the coefficient according to that. थर्ड टेम्परेचर। देखो जितने भी डिसोसिएशन रिएक्शंस है ना, दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर?
So if we increase the temperature, more dissociation takes place. Alpha increases on increasing temperature. So on increasing temperature, more dissociation takes place, hence greater will be degree of dissociation. जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा डिसोसिएशन होगा, एंडोथर्मिक चेंज है, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। अच्छा, दो वर्ड यूज करते हैं हम, डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन। वैसे तो दोनों सिमिलर ही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन। बता सकते हो क्या डिफरेंस होगा दोनों में? द वर्ड आयोनाइजेशन में पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो आयंस में कन्वर्ट होता है, और डिसोसिएशन में जो ऑलरेडी इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं आयंस में। ठीक है, आयंस में हमें आयंस बनाना है आयोनाइजेशन में। तो H2 एक नॉन आयनिक कोवैलेंट कंपाउंड था, इस कोवैलेंट कंपाउंड को आयंस में कन्वर्ट करना, जनरली इसके लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा आयोनाइजेशन। आयंस नहीं थे, कोवैलेंट मॉलिक्यूल था, ऑलरेडी आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, आयोनिक कंपाउंड था, इसे सिर्फ सेपरेट करना है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिसोसिएशन। हम आयंस नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ उन्हें ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे आयंस बना रहे हैं। अदरवाइज कंफ्यूज मत होना, इसके लिए आयोनाइजेशन और इसके लिए डिसोसिएशन भी लिखा हुआ है, तो कहीं कुछ प्रैक्टिकली हम उसको यूज करते हैं काफी बार, इवन आईआईटी में भी यूज करते हैं। ये जस्ट वाइवा पर्पस के लिए होता है, किसी ने तुमसे वाइवा में ही पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, तो हमें रिपोर्ट करना होता है। हमारे सिलेबस में अदरवाइज इनका कहीं डिफरेंशिएशन नहीं है। आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन फॉर कोवैलेंट कंपाउंड, dissociation for ionic bond, ionic compound. Fourth and the most useful important factor is this one, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरली हम चेंज नहीं करते ना, रूम टेम्परेचर होता है, सॉल्वेंट फिक्स होता है, सॉलिड फिक्स होता है। अब हम चेंज क्या करते हैं, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन, ये सबसे ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। देखो, 1 mole of weak electrolyte we are adding in 1 liter of water, we are adding in 2 liter of water, we are adding in 500 liter of water। तो कितना सॉल्वेंट का अमाउंट है, कितना कंसंट्रेशन है, कितनी मोलारिटी है सॉल्यूट की, उस पे डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर? So degree of dissociation also depends on the amount of a solute present in a given volume of the solution। कितने मोल पर लीटर प्रेजेंट है, कैसे चेंज होगा ये हम देखेंगे, बट ये फैक्टर है जो मेनली हम चेंज करते हैं। सॉल्वेंट सेम रखते हैं हमेशा, सोल्यूट उसके लिए बात कर रहे होते हैं, और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है, तो ये फैक्टर हम जनरली चेंज नहीं करते, हम चेंज करेंगे पूरे चैप्टर में। फोर्थ फैक्टर जो सबसे ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, AB aqueous, it can dissociate into ions। ये कुछ ऐसे डिसोसिएट हो रहा है, A+ and B-, T = 0 पर इसका कंसंट्रेशन था C, हम कंसंट्रेशन में ही डील कर लेते हैं। क्लियर? हम दोनों में डील कर सकते हैं, मोल्स एज वेल एज कंसंट्रेशन। एट इक्विलिब्रियम C1 - अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। क्या इतना सभी को समझ में आता है? Is that okay till now? Yes, sir. Can we write equilibrium constant as concentration of A+ into B- upon AB? C alpha into C alpha upon C1 - alpha. One will cancel out. C alpha alpha, C alpha square upon 1 - alpha आ गया। Is it okay?
जनरली हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं 1 minus alpha is 1 for weak electrolyte. Degree of dissociation can be ignored with respect to 1. यदि ये 5% या उससे कम होता है तो हम 1 के रिस्पेक्ट में से इग्नोर कर देते हैं, जो जनरली होता है काफी केसेस में। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मेनली अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिस्कस कर रहे हैं, तो वी कैन इग्नोर अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 1। हमने जैसे अल्फा को इग्नोर किया यहाँ पे 1 के रिस्पेक्ट में, नीचे आ गया 1, ठीक है। अल्फा को हमने, उसको मैं अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ। अब एक काम करो, सी को डिवाइड कर दो, के इक्विलिब्रियम बाय सी अंडर रूट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हमारा आ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अंडर रूट के इक्विलिब्रियम बाय सी। कॉपी करो इतना, फिर मैं इससे आगे चलता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस, बोल। वो 1 minus alpha is approximately equal to 1 ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही ना? हाँ, और हम बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन ही वीक के लिए करते हैं, स्ट्रॉन्ग का तो 1 होता है, तो वी डोंट नीड टू डिस्क्राइब डिफाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग मतलब इक्विलिब्रियम है ही नहीं, इक्विलिब्रियम होता ही वीक में, राइट? यस सर, क्लियर है अभी। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यदि 5% से ज्यादा रहा, 30-40% रहा, तब क्या करेंगे? तब ये अप्रोक्सीमेशन गलत होगा, तब हम ये वाला जो रिलेशन है ये यूज नहीं कर पाएंगे। अल्फा इक्वल टू के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसी हेडिंग में ना ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन चलो 1 मिनट बोर्ड पे देख लो, फिर कॉपी कर लेना। अल्फा है अंडर रूट के इक्विलिब्रियम बाय सी। सी को हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन इंक्रीज करना मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज करना, सॉल्वेंट को ओरेट करना। क्लियर? ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मैं सॉल्वेंट लिख देता हूं, वो ज्यादा बेटर होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को ओरेट कर रहे हैं, और डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, या हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करें या सॉल्वेंट के वॉल्यूम को इंक्रीज करें, बोथ आर सेम थिंग। बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट वी कैन डिक्रीज द कंसंट्रेशन। तुम सी डिक्रीज करोगे या वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, इन बोथ द केस अल्फा इंक्रीजेस। अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के इक्विलिब्रियम बाय सी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। हम जितना ज्यादा उसमें सॉल्यूटेट करेंगे उतना कम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता जाएगा। Degree of dissociation of weak electrolyte increases and vice versa. तुम डाइल्यूशन को कम करोगे, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अल्फा कम होगा। क्या इसका यह मतलब है जब हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था, कुछ हमारे पास थे 0.5 मोल आयंस, लेट से
जो हमने 2 मोल ऐड किए तो क्या 0.5 मोल आयन से कम हो जाएंगे? क्या इसका ये मतलब है क्या? समझना, हाँ थोड़ा सा रेंडम लग रहा है। हम कंसंट्रेशन सॉलिड को और ऐड कर रहे हैं और उसके जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जिसमें वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है वो कम हो रहा है। होना तो अपोजिट चाहिए था, ऐसा नहीं लग रहा है सुन के? तुम सॉलिड को ऐड करोगे और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो रहा है। आर यू गेटिंग माय थिंग कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या रिलेट करना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। देखो पता है, हमने लिया HCN, HCN डिसोसिएट हो रहा है H प्लस Cn माइनस में। लेट से तुमने एक बार लिया इसका 1 मोल, 1 में से 0.5 मोल डिसोसिएट हुआ, इसके 0.5, इसके 0.5 मोल मिले, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया 0.5। सेकंड केस, अब तुमने ले लिया इनिशियल मोल्स 2 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50% था, यहाँ पे 40% हो गया। लेट से यहाँ पे मिलेगा 0.8, 0.8। number of ions are increasing, but the number of ions we are getting out of 1 mole of the initial, that is decreasing. 1 मोल में से पहले 0.5 मिल रहा था, अब 1 मोल में से 0.4 डिसोसिएट हो रहा है, बट 2 का तो 0.4 इंटू 2 0.8 मिलेगा ना। नंबर ऑफ आयंस को इंक्रीज होना ही होना है, बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। अब उसका भी एक क्या एक्सप्लेनेशन है, यदि हम उसको थोड़ा सा फिजिकली समझने जाएं, व्हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिक्रीजिंग? वो इसलिए डिक्रीज होगा जितने ज्यादा तुम आयन सेट करोगे ना, जितने ज्यादा तुम HCN ऐड करोगे, H प्लस Cn माइनस तो बढ़ रहा है 0.5 से 0.8, 0.8। जब ये बढ़ेगा, दे ऑल्सो हैव टेंडेंसी टू कोलाइड विथ ईच अदर एंड अगेन कंबाइन बैक टू HCN। तो तुमने पहले 0.5 0.5 था, एक सॉल्यूशन में 0.5 0.5 की टेंडेंसी की एक दूसरे से स्ट्राइक होगी। अब तुमने जब कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, 0.8 0.8 की ज्यादा टेंडेंसी होगी कि कोलाइड होंगे, ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा बैकवर्ड कन्वर्जन होगा। तो जिस रेट से बढ़ना चाहिए थे नंबर ऑफ आयंस ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, उस रेट से नहीं बढ़ते। बढ़ते तो हैं, 0.5 से 0.8 हुए, हमने इसको डबल किया, ये बढ़ा है बट डबल नहीं होगा। इसको ट्रिपल करते तो वो ट्रिपल नहीं होता बट बढ़ जाता। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? नंबर ऑफ आयंस आर स्टिल इंक्रीजिंग बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिक्रीजिंग। क्लियर है सर। ओके, even if you want to find out number of ions, तो मैं इसी के बताता हूं। A प्लस आयंस का हमारे पास फॉर्मूला था C अल्फा। क्लियर? C एज इट इज रखते हैं, अल्फा का वैल्यू ये रख दो, अंडर रूट के इक्विलिब्रियम C। एक ये C अंदर जाएगा, फाइनली रिलेशन आ जाएगा K इक्विलिब्रियम इनटू C। So if you increase the concentration, number of ions is still increasing, but power is not 1, power is half. Directly proportional नहीं है। Just a minute. क्या इतना क्लियर है अभी? इज दैट ओके? Yes, sir.
चले हम आगे, कॉपी कर लिया सभी ने यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। दिख रही है स्क्रीन प्रॉपरली? यस सर। यस सर। यस सर। गिविंग यू 1 मिनट, कॉपी एवरीथिंग हियर, एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं। H प्लस और H3O प्लस बोथ आर सेम। H प्लस को ही H3O प्लस लिखा जाता है। जनरली इन वाटर इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H3O प्लस। इसे हाइड्रोनियम आयन कहा जाएगा। OH माइनस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइल आयन। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइल। चलो इसके बाद एसिड बेस को डिफाइन किया गया है। वी हैव 3 डिफरेंट डेफिनेशन फॉर एसिड एंड बेस। फर्स्ट वन Arrhenius acid, second one Bronsted-Lowry acid, and the third one is Lewis acid. कॉपी कर लिया है? मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या पूरा है? कॉपी हुआ है नहीं हुआ? यस नो? नो सर। Arrhenius acids are the acids which can donate H plus ion. जो H plus ion donate कर सकते हैं, फिर उन्हें Arrhenius acid बोलते हैं। Arrhenius bases are the base which can donate OH minus ion, H plus donor, OH minus donor. Some examples are also written: HCl, CH3COH for acid, for base NaOH, NH4OH. यहाँ पर कंपलसरी ये है कि सॉल्वेंट वाटर होना चाहिए। H plus donor in water, OH minus donor in water. Limitation: can't explain behavior of some acid and base like ammonia, CaO. ये एक अमोनिया एक बेस है, CO एक बेस है। ये क्यों बेसिक नेचर के? इनके पास OH माइनस है ही नहीं। Why they are basic in nature? ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता Arrhenius acid। तो 3 डेफिनेशन है, हर किसी के अपने कुछ कुछ डिसएडवांटेज होंगे। वो सारे जितने भी एसिड और बेस नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे कैन नॉट एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ ऑल द एसिड एंड बेस। तीनों मिलके सबको करेंगे बट इंडिविजुअली वन सबको नहीं कर पाएगा, इसलिए तीनों डेफिनेशन पता होनी चाहिए। Bronsted-Lowry कॉन्सेप्ट और Arrhenius कॉन्सेप्ट में जो बेसिक डिफरेंस है, here we can use any solvent. In Arrhenius acid and base we can use only water as a solvent. ये बेसिक डिफरेंस है। एसिड का डेफिनेशन दोनों का सेम है, H प्लस डोनर। बेस के डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, ये H प्लस एक्सेप्टर है, वो OH माइनस डोनर था। So Bronsted-Lowry base are the base which can accept H plus ion. If you want, you can write example here NH3. NH3 H plus को accept करके NH4 plus बनाता है। Clear? So NH3 one of the example for Bronsted-Lowry base. तुम चाहो तो एग्जाम्पल भी लिखना। एसिड के एग्जाम्पल तो यही होंगे जो उसके हैं, HCl and CH3COH, जो भी H plus डोनेट कर सकता है। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को?
चले हम Yes, आगे। sir. कोई कुछ बोल रहा था बीच में? ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस में एक कॉन्सेप्ट आता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंजुगेट पेयर लिखा हुआ है सबसे टॉप पर, जो लिखा है ना कंजुगेट पेयर। जब भी कोई एसिड होता है वो H प्लस डोनेट करता है। H प्लस डोनेट करना मतलब प्रोटोन को डोनेट करना। H प्लस दैट मींस प्रोटोन, और प्रोटोन को डोनेट करने के बाद उसका बनता है कंजुगेट बेस। एग्जांपल HCl कैन डोनेट H प्लस। HCl एक एसिड था। Cl minus is called conjugate base of HCl. अब why we are saying Cl minus is conjugate base? If we go in the backward direction, then Cl minus will accept H plus ion to give HCl. यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगा, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो Cl minus H plus को एक्सेप्ट करके HCl बनाएगा। तो Cl minus is H plus acceptor according to Bronsted. Whichever is H plus acceptor is basically base. जो भी H plus को एक्सेप्ट करेगा उसे हम बेस कहते हैं। NH4 प्लस एक एसिड है, ये H प्लस डोनेट कर रहा है, तो NH3 एक बेस हो गया, कंजुगेट बेस ऑफ NH4 प्लस। तो कंजुगेट पेयर मतलब एसिड ने यदि H प्लस डोनेट किया है तो उसका कंजुगेट बेस बनेगा, बेस ने H प्लस एक्सेप्ट किया है तो उसका कंजुगेट एसिड बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कंजुगेट एसिड बेस पेयर का क्या सेंस हुआ है यहाँ पर? तुम ये एग्जांपल भी देख सकते हो। HCl ने H प्लस लूज किया, Cl माइनस बन गया उसका कंजुगेट बेस। NH3 ने H प्लस एक्सेप्ट किया तो NH4 प्लस बन गया उसका कंजुगेट एसिड। एसिड बेस कंजुगेट पेयर। क्या समझ में आ रहा है? इतना जल्दी बोलो यस नो। Yes, sir. Yes, sir. तुमसे पूछा गया व्हाट इज अ कंजुगेट बेस ऑफ HCl, तुम आंसर रिपोर्ट करोगे Cl माइनस। कंजुगेट बेस बताना है, H प्लस रिमूव कर दो, वो खुद एसिड रहेगा। तुमसे पूछा गया H2O का कंजुगेट एसिड बताओ, तो वो खुद बेस है तो उसमें H प्लस ऐड कर दो, H3O प्लस। इज इट ओके? Yes, ये sir. क्वेश्चन तुम्हें लिखना है और खुद से करके बताना है फिर नेक्स्ट क्लास में। इसके लिमिटेशन बता देता हूँ मैं एक बार, फिर कॉपी कर लेना। It cannot explain CO2, SO2, SO3 are acidic in nature. यहाँ पे अगेन कोई H प्लस नहीं है, ये क्यों एसिडिक नेचर के, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। CO, MgO are basic in nature, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें ना H प्लस एक्सेप्ट कर रहे हैं ना H प्लस लूज कर रहे हैं, स्टिल दे आर एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर। तो ये एक्सप्लेनेशन आएगा लास्ट थ्योरी से। तो हर किसी के अपने कुछ लिमिटेशन। एक मुझे 2 to 3 मिनट और लगेंगे थर्ड डेफिनेशन भी बताने में, ताकि वो कंप्लीट हो जाएगा। केशवी जी कॉपी हो जाए मुझे कंफर्म करना। हो गया कॉपी निशांत, पार्थ? Yes, sir.
Lewis concept, Lewis theory. Acid can accept a pair of electron. Substance which can accept a pair of electron is called acid. Base which can donate a pair of electron. जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे वो बेस होंगे. सबसे पहले इस एग्जांपल पे आ जाओ. NH3 can donate its lone pair of electron to BF3. BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. NH3 का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है एंड इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो वो अपना लोन पेयर शेयर कर रहा है BF3 के साथ. तो NH3 एक बेस हो गया और BF3 एक एसिड हो गया. क्या इतना समझ में आता है? हाँ Yes, सर. sir. तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे वो बेस. जनरली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स आर एसिड एंड द कंपाउंड व्हिच हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर बेस. कर लो कॉपी. एम्फोटेरिक सब्सटेंस व्हिच कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस. जो एसिड और बेस दोनों जैसा एक्ट कर सकते हैं. एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक. एम्फीप्रोटिक का सिर्फ ये मतलब होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर, मतलब सेकंड थ्योरी से, ब्रॉन्स्टल-लोरी कॉन्सेप्ट से वो एसिड और बेस जैसा बिहेव कर रहा हो. एम्फोटेरिक मतलब किसी भी थ्योरी से एसिड बेस जैसा बिहेव कर रहा हो. एम्फीप्रोटिक जो प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर हो, H+ एक्सेप्टर और H+ डोनर हो, मतलब सेकंड डेफिनेशन से.